Hello everyone, guys. Today is 30th of October and we are discussing the polity quiz or the polity questions for today. So let's start. First question is the Attorney General of India is eligible for जो Attorney General of India होता है is eligible for what all things. First is speak and take part in the proceedings of either house. Either house का मतलब लोकसभा राज्यसभा and vote in parliament, and the third one is take part in the joint sitting of the houses. So guys, pause the video for 20 to 30 seconds and then try to answer the question. Now guys, Attorney General of India of course can be a part of the proceedings of the house. मतलब कि Attorney General of India can speak, can present its thoughts. So first statement is definitely correct. So that leaves me with option A, C and D. लेकिन अटर्नी जनरल ना कभी वोट नहीं कर सकता, क्योंकि वोट करने का अधिकार तो सिर्फ उन्हीं है ना जो चुन के आए हैं या फिर जो मेंबर्स हैं एक्चुअली में पार्लियामेंट के. अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. इट्स नॉट इक्विवेलेंट टू द एमपी, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. बट हाँ, उन कुछ कुछ पावर्स जो है वो हैं अटॉर्नी जनरल के पास, जैसे कि दे कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स एंड दे कैन टेक पार्ट इन द जॉइंट सिटिंग्स ऑफ द हाउसेस एज वेल. तो जॉइंट सिटिंग है, मान लो एक ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल जो वो स्टक हो गया है, जॉइंट सिटिंग हो रही है और उस जॉइंट सिटिंग के अंदर कुछ अगर पॉइंट ऑफ व्यू अटॉर्नी जनरल से चाहिए तो अटॉर्नी जनरल दे सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता. बाय द वे, अटॉर्नी जनरल होता क्या है? अटॉर्नी जनरल इज बेसिकली द अटॉर्नी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव साइड. मतलब सरकार का जो वकील जिसको बोल देंगे हम, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. सो एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन, अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस, any joint sitting of the houses and any committee of parliament of which he may be named a member but shall not by virtue of this article be entitled to vote. General of India has the right to participate in the parliamentary proceedings and can be a member of any parliamentary committee, though they cannot wait in they though they cannot vote in either of the houses. ओके. अभी के लिए जो अटॉर्नी जनरल है आज के, वो कौन है? वो है सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमानी. वो हमारे 16th अटॉर्नी जनरल हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. सो हियर इट इज. विद रेफरेंस टू द यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो वो यूनियन टेरिटरी जिनका लेजिस्लेचर है उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं. पहली स्टेटमेंट है द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. जो वो यूनियन टेरिटरी है उसका जो मुख्यमंत्री होगा, जो चीफ मिनिस्टर होगा, दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है. ये क्वेश्चन आया क्यों? क्योंकि आपको अगर पता हो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है, और फॉर दैट मैटर गवर्नर भी होता है जो यूनियन टेरिटरी होती है. तो क्वेश्चन ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेगा अपना चीफ मिनिस्टर को या फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा. उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो जितने भी मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनके 15%, यानी कि 15% से ज्यादा नहीं हो सकते जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यानी कि जिनको मिनिस्ट्री मिलेगी. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस. टेक 5 minutes, और अदर नॉट 5 minutes, टेक 20 to 30 seconds and try to answer the question. Okay guys, so first statement is chief minister shall be appointed by the president. Guys, every union territory shall be administered by the president acting to such extent as he thinks fit through an administrator to be appointed by him with such designated as he may specify. सबसे पहली बात है कि एक जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन टेरिटरी के अंदर एक अपना एडमिनिस्ट्रेटर रखता है, विच इज कॉल्ड द लेफ्टिनेंट गवर्नर. ठीक है. लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है उसकी अपॉइंटमेंट जो होती है दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ओनली. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इन द यूनियन टेरिटरी केस. यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेचर है. बाय द वे, ऐसी कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जिनका लेजिस्लेचर है? यूटीज विद लेजिस्लेचर सबसे पहले तो आ गई दिल्ली. ठीक है. दिल्ली के बाद और कौन सी है? उसके बाद आ गई पुडुचेरी. एंड द थर्ड वन इज द जम्मू एंड कश्मीर, विच इज अगेन अ यूनियन टेरिटरी. ठीक है. सो सबसे ज्यादा सीटें आई थिंक जम्मू एंड कश्मीर में कुछ 95 के आसपास है. पुडुचेरी में देर आर आई थिंक 33 एंड देन 17 दिल्ली. ठीक है. अब सेकंड वाली स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं. जो यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर होती है ना, उसमें सिर्फ 10% ही अलाउड होता है, और जो नॉर्मल स्टेट्स होती है उसमें 15% अलाउड होता है.
तो ये कंफ्यूजन कभी मत रखना। स्टेट्स जो बड़ी होती हैं तो उनको बड़ा शेयर मिलेगा, विच इज 15%। यूनियन टेरिटरी छोटी होती हैं तो उनको छोटा शेयर मिलेगा, 10%, याद रखना। तो दिल्ली के अंदर 7 से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है। ठीक है। वैसे ही जो 545 543 जो लोकसभा में सीट्स होती हैं, उसका 15% ही मिनिस्टर्स हो सकते हैं, जो कि मोदी जी की गवर्नमेंट है। ठीक है। एंड बाय द वे, इट इज नॉट फॉर द इंटायर पार्लियामेंट, याद रखना हमेशा, ये लोअर हाउस का होता है, यानी कि लोकसभा। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, विधानसभा। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, humanism and the spirit of inquiry and reform, to maintain just and honorable relations between nations, to encourage settlement of international disputes by arbitration, to promote international peace and security. How many of the above are included under the directive principles of state policies? सो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो डीपीएसपीज होते हैं, डीपीएसपी यानी कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन कौन सी चीजें जो है वो डीपीएसपी का पार्ट है। आपको मैं सीधी सीधी कंफ्यूजन वाली जो चीज है वो पहले बताता हूँ कि इसमें जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है वो की गई है डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में, विच इज पार्ट 4A। अब याद रखना, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, दिस इज एन इंडिविजुअल थिंग, like duty is given to whom, an individual, right? So me as a citizen of India, मेरे लिए जो जो ड्यूटी होगी, that will be a fundamental duty. But on the contrary, DPSP is something which is more for the government, कि सरकार या फिर एग्जीक्यूटिव जो है उसको, उसकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, मतलब ड्यूटी से ज्यादा, मतलब ऐसे क्या कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस होकर अपने लॉ बनाए और जो गवर्नमेंट है वो काम करे। तो इन अगर कॉन्टेक्स्ट में सोचोगे ना, आप बहुत इजीली आंसर कर पाओगे। ये इंडिविजुअल वाली और एग्जेक्टिव वाली चीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर सोचोगे तो आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। सो इसमें फोर्थ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। Do you think promoting international peace is the main or a major task of an individual? Of course not. It is for the government. जो international peace और security है, सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम किसका है, कर्तव्य किसका है, गवर्नमेंट का है, राइट? सो फोर्थ इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी। उसके बाद, टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, फिर से इंटरनेशनल बात आ गई, तो दैट इज अगेन पार्ट ऑफ डीपीएसपी। सेकेंड स्टेटमेंट, टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, अब फिर से बिटवीन नेशंस की बात आ गई। तो इफ द गवर्नमेंट विल बी, फॉर एग्जाम्पल मोदी जी अगर कोई रिलेशन बताना बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ अच्छे, तो इट इज द एग्जीक्यूटिव हु कैन डू इट। मेरे बोलने से या आपके बोलने से वो रिलेशन अच्छे नहीं बनेंगे। इट इज द गवर्नमेंट हु हैज टू डिसाइड वेदर द रिलेशंस आर गोइंग टू बी गुड और नॉट। So, second statement is also a part of the DPSP. First statement, it says to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry. अब develop scientific temper, humanism यानी कि इंसानियत, ये सब तो इंसान लेवल की बात होगी ना, इंडिविजुअल लेवल पे। मतलब कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना जो एक साइंटिफिक दिमाग या फिर एक खोजी दिमाग या फिर एक आविष्कारिक दिमाग या फिर कुछ ऐसा करूं जिससे कि इंसानियत बनी रहे, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बनी रहे। मैं लगातार क्वेश्चंस पूछूं सरकार से या किसी और से जो भी अथॉरिटी में है। सो दैट ऑल इज एन इंडिविजुअल लेवल टास्क, सो दैट इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी, हेंस इट विल नॉट बी देयर इन द आंसर। So the correct answer should be 2, 3 and 4, which is D. So let's have a look. So D is the correct answer. And you can go through the difference between DPSPs and fundamental duties here. So part 4, Article 36 to 51, and part 4A, Article 51A, that is fundamental duties. The nature is non-justiciable and fundamental duties are also non-justiciable. लेकिन इसके पहले जो part 3 के अंदर fundamental rights आते हैं वो justiciable होते हैं। ठीक है? So yep, that's more about it. Next question. Who has the exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the concurrent list or the state list? So, guys, Schedule 7 of the Indian Constitution, there are 3 lists. First one is Union list, second one is
state list, third one is a concurrent list. ठीक है। जो यूनियन लिस्ट के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, सेंट्रल सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार इन चीजों पे कानून बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं उसमें स्टेट की सरकार यानी कि योगी जी की सरकार, सीएम मान इन पंजाब, नवदीप सैनी इन हरियाणा, ये अलग अलग स्टेट्स जो हैं अलग अलग कानून पे बना सकती हैं, जो स्टेट लेवल की जो चीजें हैं जो स्टेट लिस्ट पे लिखी हुई हैं। उसके बाद एक आती है कंकरेंट लिस्ट, जिसके अंदर दोनों यूनियन और स्टेट जो है कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यूनियन का कानून वो जीतेगा, वो माना जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है कि कुछ ऐसी चीजें, हु हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ दैट इज नॉट इवन देयर इन द स्टेट लिस्ट एंड नॉट इवन देयर इन द कंकरेंट लिस्ट, वो इन दोनों चीजों में है ही नहीं। तो गाइस एक और लिस्ट होती है विच इज कॉल्ड द रेसिड्यूरी लिस्ट, उसको रेसिड्यूरी लिस्ट में डाल दिया जाता है और उसकी जो पावर होती है वो फिर से यूनियन के पास होती है। अब यूनियन में किसके पास होगी? यूनियन का मतलब हो गया पार्लियामेंट। ठीक है। तो ऐसा नहीं है ना कि इंडिविजुअली वो सिर्फ इंडिपेंडेंटली लोकसभा के उसके ऊपर बना सकती है कानून, क्योंकि जब भी कानून बनता है तो दोनों ही हाउसेज में वो रिस्पेक्टिवली कानून पास होता है, और जरूरी होता है पास होना, खास करके ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर दोनों की इक्वल पावर होती है। सो द करेक्ट आंसर इज द पार्लियामेंट। ठीक है, हियर वी गो, इट्स ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। लास्ट क्वेश्चन, with reference to the centrally sponsored schemes, consider the following statements. These are initiatives which are fully funded by the central government. Centrally sponsored scheme is implemented by the central government. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is a centrally sponsored scheme. अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड की बात हो रही है, मतलब एक ऐसी चीज जो सेंटर ने स्पॉन्सर करी है, एक ऐसी स्कीम। तो आप लोगों ने देखा होगा जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है ना, ज्यादातर उसके अंदर जो रेशियो होता है यूनियन का और स्टेट का, दैट इज 60/40। कुछ जो स्पेशल स्टेट्स होती हैं या फिर हिली स्टेट्स होती हैं, उनके ऊपर यूनियन का जो रेशियो होता है दैट इज 90, एंड स्टेट्स का जो रेशियो होता है दैट इज 10। बट इज इट 100-0? Is it like fully funded by the center? No, of course not. So these are initiatives which are fully funded by the central government. That is incorrect. जो fully funded होते हैं उनको बोलते हैं central sector schemes। ठीक है, ये fully funded होते हैं। सेकेंड इज द सी एस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, इम्प्लीमेंट जो है वो स्टेट के द्वारा इम्प्लीमेंट होती है, ये स्टेट सेंटर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करती है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड वन इज करेक्ट, ग्राम सड़क योजना जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सो करेक्ट आंसर शुड बी ए, वन ओनली। सो दैट्स इट guys, let's have a look at the answer. Just a moment guys, I think there's something wrong. Guys, this is the slide for the answer. Centrally sponsored scheme. Correct answer is option number A. So you can have a look. Thank you so much for joining, guys. Bye bye.